हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। अपन डिस्कस कर रहे थे जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है उसे, और अपना लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसका कुछ पोर्शन था जो बाकी था, वो आज के पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज अपन देखेंगे कि खनिज पोषक तत्वों के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं CO2 है O2 का सोर्स। प्लांट कार्बन और अधिकांश O2 वातावरण में उपलब्ध CO2 से प्राप्त करते हैं। वहीं अपन देखते हैं H2O एवं खनिजों का स्रोत। हाइड्रोजन और शेष आवश्यक खनिज पोषक तत्व मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं खनिज आयनों का अवशोषण। जल की तरह सभी खनिज निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। मृदा में खनिज आवेशित कणों के रूप में होते हैं जो कोशिका झिल्ली को आसानी से पार नहीं कर पाते हैं। वहीं अपन देखते हैं कि मृदा में खनिजों की सांद्रता जड़ों की सेल्स की तुलना में सामान्यतः कम होती है, इसलिए इन्हें सक्रिय परिवहन द्वारा ऊर्जा का उपयोग करके अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव अपटेक। देखिए एक्टिव अपटेक में देखेंगे अपन कि मृदा में खनिजों की सांद्रता जड़ों की तुलना में कम होने के कारण एटीपी ऊर्जा का उपयोग कर सक्रिय अवशोषण होता है। यह जड़ों में जल विभव प्रवणता बनाता है जिससे जल पराशरण द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे परिवहन प्रोटीन्स। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस की झिल्ली में विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो चयनात्मक परिवहन करते हैं। एंडोडर्मिस की सेल्स नियंत्रण बिंदु की तरह कार्य करती है क्योंकि इनमें सुबेरिन की कैस्पेरी पट्टी पाई जाती है एवं यह आयनों को केवल एक दिशा में ही सक्रिय रूप से परिवहित होने देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं खनिज आयनों का स्थानांतरण। देखिए जाइलम में पहुंचने के बाद खनिजों का परिवहन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। खनिजों की सर्वाधिक आवश्यकता वृद्धि वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे कि एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम एंड तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज भंडारण अंग। चलिए अब अपन देखते हैं खनिजों का पुनः संगठन। गतिशील तत्व वृद्ध पत्तियों या अंगों से नए अंगों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एवं सल्फर। वहीं अपन देखते हैं अगतिशील तत्व जो संरचनात्मक घटक होते हैं वे पुनः संगठित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे कैल्शियम। नेक्स्ट टर्म अपनी रहेगी जाइलम एवं फ्लोएम। देखिए जाइलम न केवल अकार्बनिक आयनों बल्कि कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर यौगिकों का भी परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य भी पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फ्लोएम परिवहन यानी कि सोर्स टू सिंक फ्लो। इसमें अपन देखते हैं कि सोर्स क्या होगा, भोजन का निर्माण करने वाला अंग जैसे पत्तियां, एवं सिंक क्या होगा कि भोजन का उपयोग करने वाला अंग जैसे कि जड़ें, फल तथा बीज। मौसम के या पौधे की आवश्यकता के अनुसार स्रोत तथा कुंड आपस में बदलते रहते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु में जड़ें स्रोत एंड जो कलियां होती है वो सिंक बन जाती है, इसलिए फ्लोएम परिवहन द्विदिशीय होता है। देखिए अब अपन देखते हैं फ्लोएम द्वारा परिवहन। देखिए स्रोत क्या होगा, पौधे का वह भाग जहाँ भोजन बनता है जैसे पत्तियां, सिंक वह स्थान जहाँ भोजन की आवश्यकता होती है जैसे जड़ें, फल, कलियां, ये सब। नेक्स्ट अपन देखते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। स्रोत तथा कुंड का संबंध परिवर्तनशील होता है, इसलिए फ्लोएम में भोजन का प्रवाह है ऊपर तथा नीचे हो सकता है। देखिए जाइलम में जल का प्रवाह एक दिशीय होता है। वहीं अपन देखें कि फ्लोएम रस के घटक कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से जल और शर्करा एवं इसके अलावा अन्य शर्कराएं, हार्मोन और अमीनो अम्ल भी स्थानांतरित होते रहते हैं। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, इसको अपन वेरियस टाइप की जितने भी जो स्टेप्स है उसके थ्रू समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि शर्करा निर्माण एवं लोडिंग। स्रोत पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनता है जिसे सुक्रोज में बदला जाता है। सुक्रोज को सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम चालनी नलिका में भेजा जाता है, इससे फ्लोएम में अति पराश्रयी अवस्था बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा जल का प्रवेश। निकटवर्ती जाइलम से जल प्राशरण द्वारा फ्लोएम में प्रवेश करता है, इससे फ्लोएम में उच्च स्फीत दाब बनता है। नेक्स्ट
स्टेप रहेगा अपना शर्करा का प्रवाह है। फ्लोएम रस उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न स्फीत दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगता है। नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा अनलोडिंग और सिंक में उपयोग। देखिए, सिंक पर पहुंचकर शर्करा को सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, शर्करा का उपयोग ऊर्जा के लिए या जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भंडारण के लिए भी होता है। शर्करा के हटने से प्राशनी दाब घटता है और जल वापस जाइलम में चला जाता है। अब अपनी नेक्स्ट ये प्रोसेस रहेगी सामूहिक प्रवाह की क्रियाविधि। देखिए, लोडिंग, इसमें क्या होगा, स्रोत पर शर्करा को सक्रिय परिवहन द्वारा चालनी नलिका पर लोड किया जाता है। इससे जल विभव प्रवणता बनती है जिससे जल फ्लोएम में आता है और द्रव स्थैतिक दाब बढ़ता है। सामूहिक प्रवाह, उच्च द्रव स्थैतिक दाब के कारण फ्लोएम रस आगे की ओर बहता है। अनलोडिंग, देखिए, सिंक पर शर्करा को सक्रिय परिवहन द्वारा निकालकर ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, शर्करा हटने से उच्च जल विभव बनता है और जल वापस जाइलम में चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यूज। चालनी नलिका, देखिए, फ्लोएम मुख्य रूप से सीव ट्यूब सेल्स से बना होता है जो लंबी स्तंभ जैसी संरचना बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीव प्लेट्स। सेल्स की अंतिम भित्ति में छिद्र होते हैं जिन्हें चालनी पट्टिका कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ये छिद्रों में से गुजरकर एक सतत तंतु बनाते हैं। अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसका उद्देश्य क्या रहता है, अपना भोजन के परिवहन में शामिल ऊतक की पहचान करना। और अपन किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मेथड देखते हैं अपन। पेड़ के तने से फ्लोएम ऊतक तक की छाल का एक वलय हटा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वलय के ऊपर की जो छाल होती है वो फूल जाती है क्योंकि भोजन का नीचे की तरफ जाना रुक जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए, अपन देखते हैं भोजन स्थानांतरण के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है एवं जड़ों की तरफ भोजन के परिवहन की दिशा एक दिशीय होती है। तो चलिए, ये अपना 11 चैप्टर का कुछ पार्ट था, वो शेष था, वो आज अपन ने कंप्लीट किया। आज अपना जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस जितना भी जो अपना मैटर अपन ने कवर किया है उसकी सारी जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको पीडीएफ के रूप में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। थैंक यू।